जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हाल ही में संपन्न हुए रेडियो हेड ऑपरेटर के एग्ज़ाम में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले 30 जनवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ की हिंदी हमने कवर कर ली है। आज हम सेकंड शिफ्ट के पेपर की हिंदी को कवर करेंगे। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आगामी आने वाले हैं, जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ख़ास करके यूपीपी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कमर को तोड़ने के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए कंपटीशन होता कैसे है। जो सब पढ़ रहे हैं उसे आपको पढ़ना है, जो सब पढ़ रहे हैं उसे तो आपको पढ़ना ही है, और जो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं हमें वो भी पढ़ना है। कंपटीशन में अगर आपको निखार लाना है तो जो सब पढ़ रहे हैं उसे हम ज़रूर पढ़ेंगे, और जो कुछ कम लोग पढ़ रहे हैं हम उसको भी कवर करेंगे। और हम आपको वो दे रहे हैं जो आपको लगभग कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ दिख रहा है आपको, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। वीडियो छोड़ के आप जाना मत, वीडियो छोड़ के आप मत जाना, आपको बहुत सारी नई बातें मिलने वाली हैं। मैं पूरे वादे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है छटक की वर्तनी आपको चयन करनी है। यहाँ चतंक लिखा गया है, यहाँ चटाक लिखा गया है, यहाँ छटांक लिखा गया है, यहाँ छठाक लिखा गया है। अगर हम ध्यान दें जो हमारा शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द छटाक होता है। अच्छा, इसका अर्थ पता आपको? मैं बताऊँ इसका अर्थ होता क्या है। आपने सुना होगा शेर के बारे में, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, ऐसे। अगर आप देहाती एरिया से हैं तो आपको कन्फर्म ही पता होगा शेर। शेर का अर्थ सीधा सीधा होता है कि जिससे हम किसी वस्तु को नापते और तौलते हैं। ये हमारे पुराने समय की इकाई हुआ करती थी। तो शेर होता है, शेर का 16वां भाग छटाक कहलाता है। जो शेर है शेर का 16वां भाग छटाक कहलाता है। या फिर ऐसे हम समझे कि अगर 16 छटाक कर ले, 16 छटाक बराबर हो जाएगा 1 शेर के। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और समझें, जो 1 शेर होता है ये लगभग 933 ग्राम के आसपास होता है। फिर इस तरह से अगर हम निकालें कि यदि हम 933 को भाग कर दें 16 से तो हमारा निकल जाएगा 1 शेर कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा। मैथ तो मेरी कमज़ोर है, आप इसको कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। हालांकि मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप इसको चेक भी कर लेना। लगभग 58 पॉइंट समथिंग ये चला जाएगा। तो 1 छटांक बराबर लगभग 58 ग्राम के हो भी जाता है। कंप्लीट हुआ हमारा पहला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ लिखा गया है दान शब्द लिखा गया है। दान शब्द का आपको विशेषण बताना है। विशेषण, यहाँ पहले आप विशेषण समझिए। एक ऐसा शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है गुणवाचक होता है, गुणवाचक। और दूसरा होता है सार्वनामिक। तीसरा होता है परिमाणवाचक, और जो चौथा होता है संख्यावाचक। हालांकि इनके और भी भेद होते हैं, इनके और उपभेद होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि गुणवाचक और परिमाणवाचक, संख्यावाचक, इनके भी भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विशेषण 4 ही प्रकार का होता है। तो यहाँ जो दान शब्द लिखा गया है, दान शब्द का आपको विशेषण बनाना है, दान शब्द का विशेषण आपको पहचानना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपने चुना भी होगा दानी सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और दानी अगर ध्यान दें कि विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो गुणवाचक आपका विशेषण बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, यह लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार वर्ष 2019 में किसे प्राप्त हुआ है। एक बार आप इसका जवाब ढूंढिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ भारत भारती सम्मान के बारे में थोड़ा से जानकारियाँ।
जो भारत भारती सम्मान है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत भारती सम्मान की शुरुआत 1982 से हुई थी, 1982 से इसकी शुरुआत हुई है। अगर पूछा जाए कि पहली विजेता कौन है, पहले विजेता सबसे पहली बार किसे दी गया पहली विजेता, तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसका जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसका जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा हम ध्यान दें, 2019 का पूछा जा रहा है, तो 2019 में दिया गया था यहाँ पर डॉक्टर शूरबाला को दिया गया था, डॉक्टर शूरबाला को दिया गया था। और ये मुंबई की रहने वाली हैं, मुंबई की रहने वाली हैं। लेकिन इतने से काम आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम होगा वह 19 का ना पूछ के 20 का, 21 का और 22 का पूछा जा सकता है, क्योंकि 23 वाला भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो आप यहाँ उनको भी छाप लेंगे, 2020 वाले और 2021 वाले और 2022 वाले। 2022 वाला दिया गया है दूधनाथ को दिया गया है, दूधनाथ को दिया गया है। 2021 वाला दिया गया है डॉक्टर रमानाथ को, और जबकि 2020 वाला पांडे शशि भूषण शीतांशु को दिया गया है, शीतांशु को दिया गया है। इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जवाब बनेगा डॉक्टर शूरबाला। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को। जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए विकल्प में से उचित शब्द को चयन करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो, जिसका इंद्रियां अनुभव ना कर पाए, जिसका हमें ज्ञान ना हो पाए, इंद्रियां जो आपके हाथ हैं, नाक हैं, कान हैं, आँख हैं, इनको हम इंद्रियों के प्रकार में रखते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव ना हो सके उसे हम बोलते हैं अगोचर। अगोचर इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे हम इंद्रजीत कहते हैं। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि निम्न में से संबोधन गलत है, यहाँ पर संबोधन होना चाहिए, यहाँ पर संबोधन होना चाहिए। संबोधन कारक कौन सा है? तो कारक जो विभक्ति होती हैं ये 8 प्रकार की होती हैं, कारक 8 प्रकार का होता है। और जो संबोधन कारक होता है उसे हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अजी सुनती हो, अरे क्या कर रहे हो, है ना, हे भगवान ये क्या हो रहा है, इस टाइप से हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे हो सकता है, अरे हो सकता है, हे हो सकता है, रे हो सकता है, हे रे अरे, इस टाइप से आपके संबोधन कारक होते हैं। इस हिसाब से आपने जवाब को पहचान भी लिया होगा। अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे भैया क्यों रो रहे हो, एग्ज़ाम आपका ख़राब हुआ है, आपके पास मौका था एग्ज़ाम को दोबारा अच्छा बनाने का, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी निश्चित नहीं है कब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो एग्ज़ाम आप दोबारा अच्छा बना सकते हैं, रोना धोना छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा गया है कि निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्प, पर्याय का सीधा सीधा अर्थ समानार्थी होता है या फिर पर्यायवाची होता है। तो दिए गए 4 विकल्प में से उचित का चयन करना है। यहाँ उत्सुक लिखा गया है। उत्सुक का सीधा सीधा अर्थ होता है, उत्सुक का अर्थ होता है उत्कंठित होता है, उत्कंठित होता है, उत्कंठित होता है। और इसके अलावा होता है आकुल होता है, आकुल होता है, बेचैन होता है, और एक और लिख लीजिए आप, प्रयत्नशील भी होता है, प्रयत्नशील होता है। कहने का अर्थ ये है कि उत्सुक के ये पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं, और एक आप यहाँ व्यग्र भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से हमारा जवाब बन जाएगा व्यग्र इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो निंदा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ निंदा का विलोम स्तुति होता है। स्तुति का अर्थ सीधा सीधा किसी की प्रशंसा करना होता है, और निंदा का अर्थ किसी की बुराई करना भी होता है। ये इसका विलोम है, निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा, और यहाँ व्यग्र हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न आपके सामने दिख रहा है।
परिमचर्यु किसकी रचना है? एक बार सोचिए जवाब आप। जो परिमचर्यु है ये रचना है, इन्हें कहा जाता है, ये जिसकी भी रचना है उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 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 अब आपने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। जो परिमचर्यु है ये रचना है, स्वयंभू रचना है। बात की जाए जो चंद्रबरदाई हैं, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। पृथ्वीराज रासो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन भी देखने को मिलता है। और जो विद्यापति हैं इनकी रचना लिखिए आप। इनकी रचना बहुत ज़्यादा फेमस है, कीर्ति लता है। एक कीर्ति लता है और एक है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका इनकी रचना है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए मूल शब्द के साथ उपसर्ग जोड़कर बनाए गए शब्द आपको ढूंढना है। यहाँ लिखा गया है सम और प्लस यहाँ दिग्ध लिखा गया है। तो सम और दिग्ध मिलके बनेगा क्या? हालांकि ये तो क्वेश्चन आज का सबसे आसान भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सम धन दिग्ध मिलकर आपका संदिग्ध बन जाएगा, संदिग्ध बन जाएगा। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पर आपको व्यंजन संधि देखने को भी मिल रही है। बढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है। यह लिखा गया है कि निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उचित का चयन करना है। यहाँ लिखा गया है कृष। कृष का अर्थ पता क्या होता है? कृष का अर्थ एक कमज़ोर होता है, दुबला होता है, या फिर कमज़ोर आदमी हो सकता है, कमज़ोर व्यक्ति हो सकता है, पतला व्यक्ति हो सकता है। कृष का अर्थ होता है, कृष का अर्थ होता है दुबला होता है, दुबला होता है, पतला होता है, पतला होता है और कमज़ोर होता है ना। तो इस हिसाब से आपने इसका जवाब तो बहुत आराम से चुन भी लिया होगा। जो इसका जवाब हो जाएगा दुबला, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कृष का जो विलोम होता है, कृष का विलोम दीर्घ होता है। और ऐसे अगर कहा जाए एक शब्द आपने कृषकाय सुना होगा, कृषकाय, कृषकाय, और इसका विलोम आपका दीर्घकाय हो जाएगा। कृषकाय का अर्थ ये होता है कि जिसकी काया कमज़ोर हो, और दीर्घकाय का अर्थ होता है जिसकी काया दीर्घ हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सात्विक अनुभाव कितने हैं? सात्विक अनुभाव कितने हैं? पहले मैं आपको अनुभाव समझा दे रहा हूँ। हालांकि इसका जो जवाब है, जवाब सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन पहले आप अनुभाव समझ तो लीजिए कि अनुभाव आखिर है क्या। तो अनुभाव समझिए। अनुभाव से पहले आपको विभाव समझना है और विभाव समझने से पहले आपको आलम्बन समझना है। ये अलंकार के अंतर्गत आने वाले हैं, सॉरी ये रस के अंदर आते हैं। अनुभाव, विभाव और आलम्बन ये रस के आपके अवयव होते हैं, रस के अवयव होते हैं। तो अनुभाव, विभाव, आलम्बन है। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे लिख रहा हूँ कि शेर को देखकर, शेर को देखकर, शेर को देखकर, देखकर कल्लू, कल्लू डर गया, कल्लू डर गया, फिर कल्लू रोने लगा, रोने लगा। शेर को देखकर कल्लू रोने लगा। अगर हम यहाँ ध्यान दें, जो शेर है, जो शेर है, शेर हमारा विभाव है। शेर क्या है? विभाव है। तो शेर हमारा विभाव है। विभाव का अर्थ ये है कि जिसे देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसे देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हो, उसे हम विभाव कहते हैं। तो शेर को देखकर कल्लू डर गया, कल्लू रोने लगा। तो देखिए रोया के कौन? कल्लू। तो अगर कल्लू रोया है तो यहाँ पर कल्लू आलम्बन हो जाएगा। आलम्बन का अर्थ सीधा सीधा सहारा होता है कि किसी हृदय में भाव ने सहारा लिया है, तो कल्लू के हृदय में भाव ने सहारा लिया है। अब देखिए यह जो रोना शब्द है, यहाँ रोना शब्द है, तो रोना शब्द आपका अनुभाव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि विभाव के बाद विभाव को देखकर जो आप प्रतिक्रिया करते हैं, जो आप रिएक्शन करते हैं, उसे हम अनुभाव कहते हैं। अच्छा, यहाँ शेर को देखकर कल्लू डर गया। अगर यहाँ लिखा गया होता कि लड़की को देखकर कल्लू, तब यहाँ हो सकता है कि कल्लू प्रसन्न हो जाता, लज्जा आती उसको, ऐसे भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रसन्नता हो गया, लज्जा हो गया, रोना हो गया, घबराना हो गया, पसीना आना हो गया,
चेहरे का रंग उड़ना हो गया, ये सभी आपके अनुभव हैं। और जो सात्विक अनुभव उनकी संख्या 8 बताई गई है। आपने अच्छे से अनुभव को समझ लिया होगा। कहने का अर्थ ये है कि विभाव को देखकर जो आप प्रतिक्रिया करते हैं उसे ही अनुभव कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। तो अपभ्रंश का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वो कौन सा है, इसका जवाब आप बिल्कुल रट लीजिए। इसका जवाब है चौपाई। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय है, लोगों को प्रिय छंद आपका चौपाई है। कोई चौपाई अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए एक चौपाई में आपको लगे हाथ बता ही दे रहा हूँ। होई जो राम रच राखा, होई जो राम रच राखा, का करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो कहने का अर्थ ये है कि होगा वही जो राम ने पहले से, जो विधाता ने पहले से रच रखा होगा और तर्क करने से कुछ होने वाला नहीं है। कहने का अर्थ इस लाइन का यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन कहा जाता है कि इंसान अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। इसलिए हमें हमेशा कर्मशील रहना है, प्रयत्नशील रहना है, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। कहने का अर्थ हमारा ये नहीं कि ये चौपाई गलत है, इसको आप ऐसा ना समझना प्लीज़। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिए गए शब्द के शब्द के समास का सही विकल्प का चयन करना है। जो सही विकल्प है समास के लिए यहाँ लिखा गया है अकाल मृत्यु। पहले इसका हम समास विग्रह कर लेते हैं, तब सबसे बेहतर होगा जवाब चुनना। अकाल मृत्यु अगर इसको तोड़ा जाए, विग्रह किया जाए तो यहाँ हम कह सकते हैं असमय मृत्यु है जो, असमय मृत्यु है जो, असमय मृत्यु है जो। तो असमय मृत्यु है जो, उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि मृत्यु हुई है, मृत्यु लेकिन कैसी है कि अकाल है। तो ध्यान दें यहाँ पर हमें विशेषण विशेष का संबंध देखने को मिल रहा है, और अगर विशेषण विशेष आ गया तो इसका जवाब भी आप ढूंढ ही लेंगे। जवाब होगा आपका कर्मधारय समास। बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाएं। क्वेश्चन नंबर 13 कि दिए गए मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए। यहाँ दिन धन इक लिखा गया है, यहाँ पर इक आपका प्रत्यय है और मूल शब्द आपका यहाँ पर दिन है। और दिन धन इक जोड़ने के बाद तो बहुत ही आसान बनेगा, बताने में भी शर्म आ रही है। दैनिक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दैनिक यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दिन धन और इक को जोड़ने के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ लिखा गया है कि विलोम आपको चयन करना है और इसका मोक्ष का। तो पहले मोक्ष का अर्थ समझिए। मोक्ष का अर्थ मुक्त है, मुक्त होना, मतलब किसी चीज़ से मुक्त होना, किसी चीज़ से बंधे न रहना, मोक्ष का अर्थ है। तो मोक्ष का जो विलोम हो जाएगा, सबसे बेहतर आपका बंधन इसका विलोम हो जाएगा। बंधन मतलब बंधे रहना और मुक्त मतलब बिल्कुल अलग हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जयशंकर प्रसाद को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन सोचिए कितना अल्टर क्वेश्चन है, कैसे लोग बना पाएंगे इसको, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगामी एग्जामों के लिए यहाँ के सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है जयशंकर प्रसाद को उनकी कौन सी रचना के लिए। तो उनकी रचना है कामायनी। कामायनी के लिए उनको मिला है, कामायनी के लिए दिया गया है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर जो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। शुरुआत इसकी हो गई थी बहुत समय पहले ही, 1923 में इसकी शुरुआत हुई। 1923 में इसकी शुरुआत हुई है। और इस पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना की है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की। और ये पुरस्कार 2006 से बंद भी कर दिया गया है, 2006 से बंद कर दिया गया है। वर्तमान में इसे दिया भी नहीं जा रहा है। अगर बात की जाए
कि जयशंकर प्रसाद के अलावा भी किसी को दिया गया है, तो हाँ 2 लेखक है, उनके भी आपको नाम लिख लेना है। सबसे पहली बात, एक रचना आपकी यामा है, यामा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। इनको कब दिया गया है? तो इनको दिया गया है 1944 में दिया गया है। इनके अलावा दिया गया है एक रचना है चिंतामणि, और इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आपने हाई स्कूल में इनका जीवन परिचय जरूर याद किया रहा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे करके आपने इसे जरूर रटा होगा। तो चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसे कब दिया गया था, इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इसे दिया गया है 1938 में। और साथ ही में जो कामायनी है, इसे भी 1938 में ही दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी को 2006 से पुरस्कार आपका बंद कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है कि 2006 मतलब बिल्कुल लास्ट वाला किसे दिया गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप यहाँ लिख भी लेंगे कि 2006 बिल्कुल अंतिम वाला किसे दिया गया है। मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। अगर बात की जाए इनकी रचना की, तो इनकी रचना है कस्तूरी कुंडन बसें इनकी रचना है। और अगर इतने से काम नहीं चल रहा है, तो एक चीज़ आप और जान लीजिए, जब 1923 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, तब पहली बार किसे दिया गया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन ही सकता है। पदम सिंह शर्मा को दिया गया है 1923 का। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न से हमने इतनी सारी बातें यहाँ पर जानी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। मैं पढ़ रहा हूँ इस वाक्य में वर्तमान काल के भेद का चयन करना है। जो वर्तमान काल है, इसके 5 प्रकार होते हैं। जो भूतकाल है इसके 6 प्रकार होते हैं। जो भविष्यकाल है इसके 3 प्रकार होते हैं। भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा, भी पढ़ ही रहा हूँ, पूरा नहीं हो पाया है। इस हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो तात्कालिक वर्तमान काल होना चाहिए, या फिर यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी सामान्य वर्तमान काल लिखा गया है। सामान्य वाली चीज़ें जो आपकी डेली रूटीन में चलती हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, इस टाइप के आपके सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ सबसे बेस्ट आपका तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाले आचार्य कौन है। कहने का मतलब ये है कि लोगों को कहना है कि जो काव्य होते हैं बिना अलंकार के वो बेकार माने जाते हैं। तो अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाले आचार्य कौन है। सीधा इस क्वेश्चन को आप रट ही लीजिए, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर कोई तर्क वितर्क आपका काम नहीं करता है। तो अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाले आचार्य रहे आपके भामा, आपके यहाँ आचार्य रहे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। जो पुस्तक हर्षचरित है इसके रचनाकार हैं बाण भट्ट इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो बाण भट्ट की एक रचना और भी आप याद रखना, कादम्बरी भी इनकी रचना है। और यहाँ पर हर्षचरित तो लिखी ही गई है, तो हर्षचरित और कादम्बरी इनकी रचना है बाण भट्ट की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है भारत दुर्दशा, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। भारत दुर्दशा इनकी रचना है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। और कवि वचन सुधा भी इनकी एक पत्रिका है। अगले देखते हैं क्वेश्चन। यह लिखा है कि वचन बदलिए। जो देव है, देव का आपको वचन बदलना है। तो देव एक वचन है, आपको इसका बहुवचन बनाना है, क्योंकि हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन होता है। तो देव का आपको वचन बदलना है। तो देव का वचन बदलने के लिए यहाँ देवजन लिखा गया, देवी लिखा गया, देवगण लिखा है, देवगण लिखा गया है। तो देव का जो बहुवचन होगा वो देवगण सबसे बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ जन लिखा है। अच्छा, जन से अर्थ हम बना सकते हैं। अगर जन से बनाना होता आपको, तो आप यहाँ प्रजाजन कर सकते थे, आप।
इसके अलावा जन से आप बना सकते थे गुरुजन, है ना, तो गुरुजन भी आप यहाँ पर बना सकते थे जन का प्रयोग करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देवगण यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है। सोचिए आप किस लेवल का प्रश्न है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बना तो कितने बच्चे करने में सफल होंगे इस प्रश्न को। देखिए लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है। पहला ऑप्शन है पंडित गौरी दत्त लिखा गया है, अगला देवकी नंदन खत्री लिखा गया, श्रीनिवास दास है, और अगला किशोरीलाल गोस्वामी है। जो इसका बिल्कुल सही और सही जवाब होगा किशोरीलाल गोस्वामी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप कहीं न कहीं लिख लेना ताकि एग्जाम टाइम आप इनको रिकॉल कर पाएँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा गया है कि कहे गए कथन में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ कथन कहा गया है कि तुलसीदास ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, यहाँ पर हम ध्यान दें, यहाँ पर ये वाला चिन्ह प्रयोग किया गया है और इसे हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस हिसाब से हम देखें लिखा भी गया है उद्धरण चिन्ह हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो किसी के द्वारा कही गई बात को सीधे सीधे लिख देने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और जो इस प्रकार से बनाए भी जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। इसका जवाब सारे बच्चे जान ही रहे हैं कि खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है उसे कहा जाता है प्रिय प्रवास। किसने लिखा है तो हरिऔध जी ने लिखा है इसे, हरिऔध जी ने इसे लिखा है प्रिय प्रवास को। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। यह लिखा गया है कि तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करना। तत्सम ढूंढना है, कोकिल है तो कोकिल का बिल्कुल सही कोयल हो जाएगा। तो कोकिल का कोयल हो जाएगा और जबकि कौवा का काग होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25 नंबर है। निम्न शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प है। आपको विलोम चुनना है या बाह्य। बाह्य मतलब जो बाहरी होता है उसे बाह्य कहते हैं और बाह्य का विलोम आपका भीतरी होगा और भीतरी आपको ढूंढना है किसका अर्थ होने वाला है। यहाँ दिखाऊ लिखा गया है, बहिष्कृत लिखा गया है और बेगाना लिखा गया अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब भीतरी भाग को अभ्यंतर कहते हैं। तो अभ्यंतर इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। यहाँ बाह्य लिखा गया है, बाह्य का जो विलोम होगा वो अभ्यंतर होगा। जो भीतरी भाग उसको अभ्यंतर, जो बाह्य जो बाहरी है उसे हम बाह्य कहते हैं। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दिख ही रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद को चुनना है। जो क्रिया विशेषण है उसको चुनना है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को चुनना है। मैं बिल्कुल थक गया हूँ तो बिल्कुल यहाँ लिखा गया, बिल्कुल आपके क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन स्थानवाचक लिखा गया है, ये तो गलत होगा क्योंकि ये कब सही होता कि अगर ऐसे लिखा गया होता कि मैं छत पर थक गया, मैं बाहर थक गया, मैं अंदर थक गया, तो इस टाइप से अगर स्थान के बारे में बताया जाता तब वहाँ स्थानवाचक हो जाता। यहाँ परिणामवाचक लिखा गया है तो ये कब से होता अगर ऐसे लिखा गया होता कि मैं थोड़ा थक गया, मैं बहुत थक गया, मैं बिल्कुल थक गया, तो इस हिसाब से आपका परिणामवाचक हो जाता और शायद यहाँ बिल्कुल का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका परिणामवाचक ही होगा। अगला कालवाचक लिखा गया है, मैं कल थक गया, मैं परसों थक गया, मैं आज काम करते करते थक गया, अगर ऐसा होता तब आपका कालवाचक सही हो जाता। यहाँ रीतवाचक है, मैं धीरे धीरे थक गया, मैं जल्दी जल्दी आने में थक गया, इस टाइप से आपका रीतवाचक हो सकता था। रीतवाचक मतलब ये है कि तरीके से कि किस तरीके से आप थके हैं या फिर किस तरीके से क्रिया की जा रही है उसे हम रीतवाचक कहते हैं। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ चुनना है। आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाना मतलब सीधा सीधा ये है कि लज्जा वज्जा बिल्कुल अंदर से समाप्त ही हो जाना, लज्जा रही न जाए आपके अंदर, मतलब बिल्कुल निर्लज हो जाना। मतलब एक कहने का अर्थ ये है कि शर्म नाम की कोई चीज़ आपके अंदर रहे ही ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो पानी ढल जाना, आँख का पानी ढल जाना, बिल्कुल निर्लज हो जाना, बिल्कुल बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन
होगा इस प्रश्न का निर्लज हो जाना आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है। लिंग बदलना है, अनार लिखा गया है। अच्छा, अनार का अगर हम लिंग बदलते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अनार का लिंग बदलने के बाद अनार ही रह जाएगा, तो अनार का अनार ही होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब अनार ही होगा। ऐसे प्रश्न को आपको याद ही करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि एक शब्द बलि लिखा गया है और बलि शब्द के भिन्नार्थी शब्द के विकल्प स्वरूप दिए गए हैं और जिनमें से विकल्प एक गलत है। तो यहाँ एक शब्द बलि लिखा गया है। बलि के कई अर्थ हो सकते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ, तो इनमें से कौन सा बलि शब्द का अर्थ नहीं है। तो बलि एक राजा तो थे ही, आप जान ही रहे हैं। तो बलि एक राजा थे, बिल्कुल सही है। और यहाँ अगला याचना। याचना माने किसी से दया करना होता है, किसी से विनती करना होता है, तो शायद बलि का अर्थ ये नहीं बन सकता है। और बाकी जो लिखे हैं पितरों को दिया गया भाग है, बिल्कुल सही बात है। और न्यौछावर को भी हम बलि कहते हैं। याचना हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो यही हमारा गलत है, लेकिन यही हमें सही भी करना होगा क्योंकि यहाँ पर गलत का ही चयन करना था हमको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तुम तो डूबोगी ही सबको डुबाओगे, हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। ये बात आपने सुनी होगी। तो तुम तो डूबोगी ही सबको डुबाओगे, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। अव्यय का पहचान करना आपको। तुम तो डूबोगी ही यहाँ अव्यय है, ही अव्यय है और ही आपका निपात अव्यय हो जाएगा क्योंकि ही है, तक है और भी है, ये सभी आपके अव्यय निपात के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ निपात कौन सा हो जाएगा आपका? अव्यय निपात हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ को। निपात का सीधा सीधा है कि वाक्य में जोर देने वाले शब्द को हम निपात बोलते हैं। और अव्यय शब्द अव्यय जिसका व्यय न हो सके, जो लिंग वचन कारक के हिसाब से बदला ना जा सके, जिसका परिवर्तन ना हो, से हम अव्यय शब्द कहते हैं या फिर इसे हम अविकारी भी शब्द कहते हैं। यह लिखा गया है कि संधि विच्छेद आपको करना है। विद्याधन ईश्वर, विद्याधन ईश्वर, विद्याधन ईश्वर। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इधर से जो अंतिम वर्ण है आ रहा है और जबकि इधर से ए आ रहा है, और आ और अगर ए मिलते हैं तो ये ए में कन्वर्ट हो जाता है। इस हिसाब से अगर ध्यान दें यहाँ वृद्धि संधि हमको देखने को मिलती है, क्योंकि वृद्धि संधि कहती है कि अगर आ या आ पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आए और प्लस जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वहाँ से ए या फिर ए आए तो ये ए में कन्वर्ट होता है, ए में कन्वर्ट होता है, ए में कन्वर्ट होता है। और अगर आ या आ के साथ ओ आए या फिर अ आए तो ये आपका अव में कन्वर्ट होता है। ये वृद्धि संधि का नियम है, वृद्धि संधि का ये नियम है। तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान दें, वृद्धि संधि के नियम में हमें हमेशा डबल चुरकी वाली मात्राएं बीच में दिखती हैं। तो विद्याधन ऐश्वर का बन जाएगा विद्येश्वर। विद्येश्वर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनने वाला है। विद्येश्वर आपके यहाँ सही जवाब बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं। इस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे रट ही लीजिए, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। आप इसका जवाब 14 दिमाग में डाल लेना अभी से ही कि वसंत तिलका जो छंद होता है उसमें वर्णों की संख्या 14 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ लिखा गया है कि या, र, ल, व कौन से व्यंजन होते हैं। तो हम ध्यान दें, जो या है, रा है, ला, वा, या, रा और ला, वा, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अगर इनमें थोड़ा सा हम और ध्यान दें तो जो आपका या है और वा है, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। और बात की जाए अगर रा की, तो रा को हम बोलते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और बात की जाए अगर ला की, तो इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक यहाँ गलत लिखा गया है, ऐसे लिखना आप, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इस हिसाब से हमारा जवाब हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, आपका सही जवाब हो जाएगा। और उसमें के लिए आप जान ही रहे हैं
जो श है, श है और श और हा, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जो बात की जाए अगर हा को, तो हा को हम काकल वर्ण भी कहते हैं, काकल वर्ण भी हा को कहा जाता है। और इनके अलावा जो आपके स्पर्शी व्यंजन हैं, जिनमें हम कंठ तालब वाले व्यंजनों को पढ़ते हैं, कंठ तालब मूर्धन्य, ये सभी आपके स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। जबकि संयुक्त जो व्यंजन लिखा गया है, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त कितने हैं? 4 हैं, जिनमें हम देखते हैं श, त्र, ज्ञ और स्रा को। और बात की जाए, ये जो संयुक्त व्यंजन हैं 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। जो श है ये क और प्लस श से मिलकर बना है। जो त्र है ये त हलंग साथ और रा से मिलकर बना है। जो ज्ञ है ये ज और प्लस य के साथ मिलकर बना है। और जो स्रा है ये स और प्लस रा के साथ मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान देना है, पहले में सब में हलंत लगा हुआ, मतलब ये आधे ही है ना। तो इस हिसाब से हमारा जवाब हो जाएगा जो यार अलावा हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है कि भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? इस तरीके के आपके 3-4 प्रश्न हो चुके हैं, जो बिल्कुल आपके लिए नए भी होंगे और ये आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ये प्रश्न का जो जवाब है, पहला ऑप्शन हेमचंद लिखा है, सराहपा है, चंड और स्वयंभू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबसे बेहतर ऑप्शन चुन रहे होंगे स्वयंभू को, लेकिन स्वयंभू क्या है यहाँ पर गलत है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही बताया गया है यहाँ पर आयोग के द्वारा, चंड को यहाँ पर सही बताया गया है और इसी को हम सही भी मानते हैं और ये सही भी है। तो भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ जवाब आपका चंड हो जाएगा। और हो सकता है ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी हो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो वीडियो में आपको बहुत सारे नए प्रश्न जरूर मिले होंगे और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अपने लेवल को थोड़ा से आप बढ़ा के जरूर रखिए, क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न हुआ आपका यूपीपी एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुका है, वहाँ पर जो हिंदी पूछी गई थी उसका लेवल थोड़ा डाउन था इसकी अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा। तो इतिहास इस बात का गवाह भी है कि जब जब एग्ज़ाम हुआ है हमेशा पेपर का लेवल बढ़कर ही आया है। तो अपने लेवल को आप बढ़ा के रखिए। पेपर का लेवल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और जो सब बच्चे पढ़ रहे हैं उसे तो आपको पढ़ना ही है, और जो कोई नहीं पढ़ रहा है आपको उसे भी पढ़ना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से हम, जहाँ पर हम यूपीपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है उसका कोई दूसरा सेट देखेंगे।